गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक और सामाजिक परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंगों में आर्थिक और सामाजिक परिषद भी एक मुख्य अंग है। विश्व शांति की स्थापना के लिए राजनीतिक समस्याओं का समाधान ही पर्याप्त नहीं था, अपितु मनुष्य की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान भी करना विश्व शांति के लिए आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में यह कहा गया है कि विश्व शांति स्थिर रखने के साथ साथ राष्ट्र संघ का यह उत्तरदायित्व है कि वह मानवता की सामाजिक और आर्थिक समस्याएं जो हैं उनको हल करने के भी कुछ साधन सुझाए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु संयुक्त राष्ट्र ने आर्थिक और सामाजिक परिषद का गठन किया। इसका मुख्य जो कार्य है वो आर्थिक और सामाजिक जो समस्याएं हैं विश्व के सामने उनको हल करना है। इसके जो उद्देश्य दिए गए हैं चार्टर के अनुच्छेद 55 में वो निम्नलिखित हैं: जीवन के उच्च स्तर, पूर्ण रोजगार, आर्थिक और सामाजिक प्रगति और विकास की अवस्थाएं उत्पन्न करना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक स्वास्थ्य, अन्य समस्याओं के समाधान और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक सहयोग विकसित करना, वंश, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना किसी मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रताओं के विषय में सार्वभौमिक सम्मान और उसके पालन का विकास करना। नेक्स्ट है आर्थिक और सामाजिक परिषद की रचना कैसे होती है। चार्टर के अध्याय 10 के अनुच्छेद 61 में इसकी रचना का उल्लेख किया गया है। जब चार्टर बना था या यूएनओ बना था उस समय इसके सदस्यों की संख्या 18 थी। बाद में 1965 में इसमें संशोधन करके चार्टर में इसकी संख्या 28 कर दी गई और 20 दिसंबर 1971 को इसके सदस्यों की संख्या जो है 27 से बढ़ाकर 54 कर दी गई। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या जो है 54 है। निर्वाचन कैसे होता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा किया जाता है। महासभा अपने उपस्थित और मतदान में भाग ले रहे सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसके सदस्यों का निर्वाचन करती है। इसके 1/3 सदस्य यानी कि 18 सदस्य 1 वर्ष के पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं और उसके स्थान पर नए 1/3 निर्वाचित कर लिए जाते हैं। यह उल्लेखनीय कि अवकाश ग्रहण करने वाले सदस्यों को पुनः चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है। आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। अधिवेशन। सामाजिक और आर्थिक परिषद के अधिवेशन जो है वर्ष में 2 अधिवेशन होते हैं, अप्रैल और जुलाई मास में। ये क्रमशः न्यूयॉर्क और जनेवा में होते हैं। यदि सदस्यों का बहुमत चाहे तो इसके सम्मेलन किसी अन्य स्थान पर भी आयोजित किए जा सकते हैं। मतदान प्रक्रिया। आर्थिक और सामाजिक परिषद के प्रत्येक सदस्यों को 1 मत देने का अधिकार है। इसकी बैठक में निर्णय इसके उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से लिए जाते हैं। यदि किसी गैर सदस्य को अपनी बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकती है। ऐसे गैर सदस्य बैठक में वाद विवाद में तो भाग ले सकते हैं, लेकिन उनको मतदान का अधिकार नहीं है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। सामाजिक आर्थिक परिषद जो है ये अपना एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का भी निर्वाचन करती है। आयोग और समितियाँ। आर्थिक और सामाजिक परिषद को अपने कार्यों को सुचारू रूप चलाने के लिए अनुच्छेद 68 में आयोग व समितियां गठन करने का भी अधिकार दिया गया है। इसमें 2 प्रकार के आयोग होते हैं, एक कार्यात्मक आयोग और एक क्षेत्रीय आयोग। कार्यात्मक आयोग में जो हैं वो परिवहन और संचार आयोग, सांख्यिकी आयोग, जनसंख्या आयोग, सामाजिक आयोग, मानव अधिकार आयोग, महिलाओं के लिए सामाजिक सत्र आयोग, मादक पदार्थ आयोग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग, वित्त आयोग। इसके अतिरिक्त भी 3 आयोग और हैं जिनको उपायोग का भी नाम दिया गया है। भेदभाव निरोधक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के विषय में, सूचना और समाचार पत्र की स्वतंत्रता के विषय में, सांख्यिकी विश्लेषण के विषय में। क्षेत्रीय जो आयोग हैं वो यूरोप संबंधी आर्थिक आयोग है, एशिया और सुदूर पूर्व एशिया के विषय में आर्थिक आयोग, लैटिन अमेरिका के विषय में आर्थिक आयोग, अफ्रीका के विषय में आर्थिक आयोग। आर्थिक और सामाजिक परिषद की कुछ स्थायी समितियां भी हैं जो बार बार भंग नहीं होती। उसमें प्रावधानिकी सहायता समिति, अंतर्राष्ट्रीय वार्ता समिति, गैर सरकारी संस्थाओं से परामर्श लेने के लिए समिति, कार्यालयीय समिति, बैठकों के कार्यक्रम के लिए अंतरिम समिति। आर्थिक और सामाजिक परिषद के कुछ विशिष्ट अभिकरण भी हैं। इसमें है सर्वव्यापी डाक संघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, पुनर्निर्माण और विकासार्थ अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो हम करेंगे, ये तो थी यूएनओ की रचना।
इस यूएनओ के आर्थिक और सामाजिक परिषद की रचना कैसे होती है। नेक्स्ट है इसी में आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्य। सबसे पहला है अध्ययन और प्रतिवेदन। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 62 द्वारा आर्थिक और सामाजिक परिषद को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और इनमें से संबंध विषयों के संबंध में अध्ययन करने और विषय पर अपनी सिफारिशें महासभा, संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों और संबंधित विशिष्ट अभिकरणों को प्रतिवेदन के रूप में भेजने का दायित्व सौंपा गया है। आर्थिक और सामाजिक परिषद का यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। परिषद इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करती है। यह परिषद अनेक विषय जैसे विस्थापितों की समस्या, विश्व में आवासों की कमी, विध्वस्त क्षेत्रों का पुनर्निर्माण तथा स्त्रियों के आर्थिक स्तर आदि का अध्ययन करवा चुकी है। परिषद ने उपयुक्त विषयों के संबंध में आवश्यक आंकड़े उपलब्ध करवाने में काफ़ी सफलता प्राप्त की है। तो इस प्रकार इसका ये फर्स्ट कार्य था, अध्ययन करना और प्रतिवेदन जो है महासभा के सामने प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है इसी में विचार विनिमय और सिफारिश। आर्थिक और सामाजिक परिषद का दूसरा कार्य अपने क्षेत्र में निहित विषयों पर विचार विमर्श करके अपनी सिफारिशें करता है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 62 में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य तथा इससे संबंध विषयों के संबंध में अध्ययन करके इस विषय में अपनी सिफारिशें महासभा, संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों और संबद्ध विशिष्ट अभिकरणों को भेज देगी। या यह वर्णनीय है कि इसकी सिफारिशों के पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है। इसकी सिफारिशों को मानना या न मानना राष्ट्र के सदस्यों के लिए अनिवार्य नहीं है। वो चाहे तो इसको सिफारिशों को मान भी सकते हैं और ना चाहे तो वो इसकी सिफारिशें नहीं भी मान सकते। इसकी सिफारिशों पर कार्यान्वयन करना या न करना संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। इसकी सिफारिशों का महत्व उस सीमा तक ही निर्भर करता है जिस सीमा तक उन्हें स्वीकार कर लिया जाए। नेक्स्ट है इसी में था आर्थिक और प्रावैधिकी सहायता कार्य। इसका एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य विश्व के अविकसित देशों को आर्थिक और प्रावैधिकी सहायता प्रदान करवाना है। संपूर्ण विश्व का लगभग 70% जनसंख्या अल्प विकसित और विकासशील देशों में निवास करती है। इसका जीवन स्तर बहुत निम्न है। उन्हें सामाजिक रूप से ऊंचा उठाने के लिए इन देशों को आर्थिक विकास अनिवार्य है। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ ने आर्थिक और प्रावैधिकी सहायता देने का दायित्व आर्थिक और सामाजिक परिषद पर डाला है। आर्थिक परिषद का यह सहायक प्रावैधिकी दक्षता एवं वांछित उपकरण, यंत्र, मशीन आदि उपलब्ध करवा सकती है। यदि परिषद विभिन्न देशों की सरकारों से परामर्श देने और स्थानीय कर्मचारियों को आर्थिक क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए अपने प्रावैधिक विशेषज्ञ भी भेजती है। अतः यह अल्प विकसित देशों के नागरिकों के विदेशों में अध्ययनार्थ छात्रवृत्तियां उपलब्ध करवाती है। यह परिषद प्रावैधिकी क्षेत्रों में विचार और अनुभव के विनिमय के लिए प्रशिक्षण केंद्रों और सम्मेलनों का भी आयोजन करवाती है। नेक्स्ट है इसमें मानव अधिकारों का विकास। संयुक्त राष्ट्र का एक उद्देश्य है कि सभी देशों के लिए लोगों को जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर भेदभाव किए बिना मानव अधिकार तथा स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस उद्देश्य की पूर्ति का दायित्व आर्थिक और सुरक्षा परिषद पर डाला है। परिषद को मानव अधिकारों की रक्षार्थ योजनाएं बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए इस परिषद ने 1946 में मानव अधिकार आयोग का गठन किया था। इस आयोग को अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र, नारियों की सहायता स्थिति, अल्पसंख्यकों की रक्षा, जाति, लिंग, वंश, धर्म, भाषा आदि के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव की समाप्ति आदि के विषयों में अपनी सिफारिशें और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। आर्थिक और सामाजिक परिषद की सिफारिश पर ही महासभा द्वारा जातिनाश के विषय में प्रस्ताव पारित किया गया था। इस परिषद ने महिलाओं की दशा और सूचना एवं व्यापार की स्वतंत्रता के विषय में एक आयोग गठित किया है। उनसे संबंध विषयों पर समझौते और प्रलेखों के प्रारूप तैयार किए हैं। इस परिषद ने अपने 42वें और 43वें सत्र में मानव अधिकारों के विषय में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सहयोग और समन्वय। संयुक्त राष्ट्र के इस मुख्य अंग के रूप में आर्थिक और सामाजिक परिषद आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत कर रहा है। परंतु इस क्षेत्र में अनेक विशेष अभिकरण और गैर सरकारी संगठन भी कार्यरत हैं और इन संगठनों के कार्य एक दूसरे से संबंध है। अतः यह आवश्यक है कि इन कार्यों की पुनरावृत्ति तथा अन्य अनावश्यक आर्थिक व्यय पर अंकुश लगाने के लिए इनके कार्यों में समन्वय रखा जाता है। इस कार्यों को संपन्न करने का दायित्व भी आर्थिक और सामाजिक परिषद पर डाला गया है। आर्थिक और सामाजिक परिषद विशिष्ट अभिकरणों के कार्यकलापों में विचार विनिमय और सिफारिश द्वारा समन्वय स्थापित करती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद आर्थिक और सामाजिक सहयोग का एक मुख्य साधन है।
इस प्रकार हमने ये कुछ आर्थिक सामाजिक परिषद के कार्य देखे थे। तो अब हम देखेंगे आर्थिक और सामाजिक परिषद की आलोचना। आर्थिक और सामाजिक परिषद को संयुक्त राष्ट्र द्वारा व्यापक क्षेत्र प्रदान किया गया है और इसने अपने अधिकारक क्षेत्र में पर्याप्त भूमिका भी निभाई है, परंतु मानव जाति के विकास और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में इसने जो महत्वपूर्ण कार्य करने थे वो खुद निर्णय नहीं ले पाती, इसलिए इसकी भूमिका इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं बनती, क्योंकि ये केवल विचार विनिमय संस्था बनाकर रख दी है। सबसे इसमें पहली आलोचना है हमारी, यह स्वयं कोई भी निर्णय नहीं ले सकती। आर्थिक और सामाजिक परिषद स्वयं कोई निर्णय नहीं लेती। ये जो प्रारूप तैयार करती है उनका महासभा द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य है। विख्यात विद्वान फेनविक का यह विचार था कि आर्थिक और सामाजिक परिषद कोई नीति निर्माण संस्था नहीं है, अपितु यह तो एक विशेष समिति के समान है जिसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक सहयोग के क्षेत्र में योगदान देना है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को कोई आदेश देने का कानूनी अधिकार नहीं है। आलोचकों ने इस आधार पर भी इसका आलोचना की है, इस परिषद के पास संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को कोई आदेश देने का अधिकार या शक्ति नहीं है। इनकी सिफारिशें किसी के लिए बाध्यकारी नहीं होती और न इसकी सिफारिशों को किसी राष्ट्र पर जबरदस्ती थोपा जा सकता है। अतः यह एक शक्तिहीन और प्रभावहीन संस्था है। गुटबंदी की राजनीति का प्रभाव। महासभा और सुरक्षा परिषद के सम्मान। इस परिषद में भी गुटबंदी का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। राजनीतिक प्रभाव ने इस परिषद के कार्यों को न केवल जटिल अपितु कठिन बना दिया है। गुटबंदी की राजनीति के कारण कई बार संबंधित देशों का सहयोग भी प्राप्त नहीं होता और इस परिषद के कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है। क्षेत्राधिकार विशेष निश्चित नहीं। इस परिषद के क्षेत्राधिकार को कोई निश्चित सीमा नहीं है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक क्षेत्र के अतिरिक्त इसका अधिकार क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों तक विस्तृत है। एक संस्था के लिए इतने बड़े क्षेत्राधिकार के दायित्व को भली भांति पूर्ण करना असंभव तो नहीं, कठिन अवश्य है। किसी भी संस्था का क्षेत्राधिकार जितना छोटा होगा वह उतना ही सफलता से अपने दायित्व और कर्तव्यों को संपन्न कर सकती है। तो निष्कर्ष रूप में हम यही कहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों के विकास संबंधी विशेष व्यवस्था की गई। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जहां सदस्य देशों के अन्य दायित्व निश्चित किए गए हैं, जहां इन मंतव्यों के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद की व्यवस्था की गई है। आर्थिक और सामाजिक परिषद की व्यवस्था निसंदेह एक सराहनीय कदम है, परंतु यह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में अंकित सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रभावशाली साधन तभी सिद्ध हो सकती है यदि इस परिषद के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट निश्चित किया जाए, जहाँ तक संभव हो सके उसे अधिकाधिक विस्तृत बनाया जा सके और परिषद को ऐसी शक्तियाँ दी जाएं जिनके प्रयोग के फलस्वरूप परिषद संपूर्ण मानव के कल्याणार्थ महत्वपूर्ण योगदान दे सके। वर्तमान स्थिति में भी परिषद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह भूमिका और अधिक प्रभावशाली बन सकती थी यदि परिषद की रचना और शक्तियों में आवश्यक सुधार किए जाए। थैंक यू।